हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो जूनियर अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आई है, जिसके प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे, वो आपके कंप्लीट हो गए थे। अब हम उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं। 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें बैच 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया था। अब उसके सेकेंड पार्ट में कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, देख लीजिएगा, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस में आए हुए हैं। तो आपकी तैयारी भी, प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे एक लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स से वीडियो को शेयर भी करना है। आइए शुरू करते हैं इसमें। एन इंडिविजुअल हु वांट्स टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर मिनिमम। एक व्यक्ति जो भारत का निवासी बनना चाहता है, उसको भारत में कम से कम कितने समय रहना चाहिए। 150 days in the previous year, 365 days in the previous year, 120 days in the previous year, या फिर 182 days। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो भारत का निवासी बनना चाहता है, तो मैं पहले भी आप लोग को समझा चुकी हूँ कि एक रेजिडेंट में और एक सिटीजन में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर रेजिडेंट की, निवासी की बात हो रही है। अगर वो भारत में निवासी बनना चाहता है तो उसे कम से कम भारत में एटलीस्ट कितने दिन रहना होगा, तो उसे कम से कम गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहना होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं और कुछ कंडीशंस हो जाती हैं आप लोगों की एडिशनल वाली। तो अगर निवासी सिर्फ साधारण निवासी बनने की बात हो रही है तो बेसिक कंडीशन का फुलफिल होना बहुत जरूरी होता है। तो बेसिक कंडीशन क्या हो जाती है कि 182 डेज प्रीवियस ईयर में रहा हो। एक आंसर है ऑप्शन डी। दो बेसिक कंडीशंस है, दो एडिशनल कंडीशंस है। 182 डेज प्रीवियस ईयर की कंडीशन है और पहली, और दूसरी हो जाती है कि कम से कम वो पिछले जो 4 वर्ष रहे हों, 4 इयर्स रहे हों, उसमें 365 डेज भारत में रहा हो, और जो गत वर्ष होता है उसमें 60 डेज भारत में रहा हो। तो ये दो शर्तें हैं, पहली ये हो जाएगी 182 डेज वाली और ये दूसरी शर्त हो जाती है। उसके बाद ही जब वो इन दोनों में से कम कोई एक शर्त को पूरा करता है तभी वो निवासी, साधारण निवासी भारत में बन सकता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और एडिशनल क्या है, शर्तें, कंडीशंस क्या है, तो इसको मैंने डिटेल में क्लासेस में वीडियोस बनाई हुई हैं, आप लोग वो देखिएगा। तो वहाँ पर आपको किस तरह से निकाला जाता है रेजिडेंशियल के लिए, किसी कोई व्यक्ति भारतीय निवासी है या नहीं है, और जो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने वहाँ पर क्लासेस की वीडियो में कराए हुए हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज मेनली यूज्ड टू कंप्यूट। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक मुख्य रूप से कौन सी गणना के लिए उपयोग किया जाता है। बिजनेस इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्वेश्चन कह रहा है जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, तो आप लोगों ने अगर इनकम टैक्स पढ़ी है या ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी बीकॉम में, तो वहाँ पर आपने कैपिटल गेन चैप्टर जो लगाया होगा, तो कैपिटल गेन में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ होता है। जैसे कि 10 साल पहले कोई चीज आपने खरीदी, उस टाइम उसकी जो वैल्यू थी और आज जो उसकी वैल्यू है, सपोज करिए कोई बिल्डिंग खरीदी, तो उस टाइम अगर वो 5 लाख की आपको मिल गई थी, तो आज वही बिल्डिंग की जो रेट होते हैं वो 15-20 लाख होते हैं। तो अगर आप उसे सेल करेंगे तो वहां पर अब आपने सेल कर दी 15 लाख की, खरीदी थी आपने 5 लाख की, डिफरेंस आ गया आपका 10 लाख का, तो पूरे 10 लाख पर आपको एलटीसीडी देना पड़ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगेगा आपका पूरा। लेकिन क्या किया जाता है, जो 5 लाख आपने खरीदी उसको करेंट के अकॉर्डिंग उसका इंडेक्सिंग की जाती है, निकाला जाता है कि अभी उसकी वैल्यू करेंट में क्या होगी, उसके बाद जो लेस करते हैं तो वहां पर आपको जितना बचता है उसको ही इनकम में ऐड किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सैलरी इनकम। वेतन आय के खिलाफ कौन सी हानि के कारण बनाए रख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जो सैलरी हेड से आपको इनकम हो रही है, तो उस इनकम का जो उससे आय है आपका, उसका यूज आप किस तरह की हानि की पूर्ति करने में कर सकते हैं। लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन, फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिजनेस और प्रोफेशन, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या है, हाउस प्रॉपर्टी जो होती है, जो घरेलू संपत्ति होती है, मकान संपत्ति होती है, उससे अगर जो हानि हो रही है वहां पर आप सैलरी इनकम का यूज कर सकते हैं उसको सेट ऑफ करने में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और भी लेकिन सिर्फ प्रीवियस ईयर की ही कर सकते हैं, उसके आगे के वर्षों में अगर आपको करना है तो नहीं कर सकते, वहां पर आपको हाउस प्रॉपर्टी की ही इनकम होनी चाहिए, अदरवाइज आप दूसरी इनकम से नहीं कर सकते। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per Companies Act 2013, deed with amendments thereto, section number 165 speaks about।
कंपनी अधिनियम 2013 संशोधित सहित अनुभाग 165 किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक पदों की संख्या, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशकों का निराकरण, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर उनके कर्तव्य, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर उनका इस्तीफा। तो 165 जो है सेक्शन जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका किसके बारे में बताता है? वो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स यानी कि कितने निदेशक हो सकते हैं, उनकी संख्या कितनी हो सकती है उसके बारे में बताता है। एक आंसर है ऑप्शन है। और कितने हो सकते हैं तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है 20। जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग 20 जो होते हैं वो निदेशक डायरेक्टर्स किसी कंपनी में हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज। संगठन की शुद्ध मूल्य की गणना किस रूप में की जाती है? ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरह से मैं आप लोग को करवा चुकी हूँ कि नेटवर्थ कैसे निकाली जाती है। टोटल एसेट में लायबिलिटीज को जोड़ दीजिए, टोटल सेल में से टोटल एक्सपेंस को घटा दीजिए, शेयर कैपिटल माइनस रिजर्व एंड सरप्लस या फिर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्या करते हैं तो शेयर कैपिटल होती है उसमें हम रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर लेते हैं, हमारी नेटवर्थ निकल आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, या इसमें आपका इस तरह से दे रखा होता कि टोटल एसेट में से सिर्फ करंट लायबिलिटीज को लेस किया गया होता तो भी आपकी नेटवर्थ निकल आती, लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, As per section 288A of the Income Tax Act, the total income tax computed is to be rounded off to the nearest multiple of। आयकर अधिनियम के अनुभाग 288A के अनुसार गणना की गई कुल आयकर को किस निकटतम गुणज के लिए सन्निकटित किया जाता है? ₹1, ₹50, 100 या फिर 10। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बस इतना सा रहा है आपसे कि वो उन्होंने साथ में सेक्शन बता के थोड़ा सा लंबा चौड़ा भारी भरकम कर दिया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन से कितना सा पूछ रहा है आपको कि जो इनकम आती है निकल करके हमारी टोटल, तो वहां पर हम कैसे उसको राउंड ऑफ करते हैं, कितने तक करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसे हम 10 के निकटतम गुणांक तक करते हैं, 10 रुपीज तक करते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो राउंड ऑफ कैसे करना है तो यहाँ पर अगर हम 289.66 लेते हैं, अगर राउंड ऑफ करने को कहा जाता है तो कैसे करेंगे हम, ये जो 6 है ये राउंड ऑफ होके इधर आ जाएगा और ये 7 बन जाएगा, एक कैरी होकर के। ये 5 से कम होगा तो आपको यहाँ पर छोड़ देना है, 60 रहेगा, और अगर 5 से ज्यादा है तो यहाँ पर हम एक कैरी होके आएगा। तो अगर इसको राउंड ऑफ इमेज की बात करें तो ये आएगी कुछ इस तरह से 28970। ये हो जाता है 10 के निकटतम गुणांक तक राउंड ऑफ। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी करेक्ट है। कौन सी करेक्ट है आइए देखते हैं। पहला जो कह रहा है एसेट इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी माइनस लायबिलिटी, गलत हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था। एसेट इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी, ये भी गलत हो जाएगा। एसेट इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी, यही करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आप लोगों को मैंने अकाउंटिंग इक्वेशंस बताई हुई हैं, 4 तरह की होती हैं। अगर आप लोग वीडियोस प्रीवियस नहीं देखी तो वहाँ पर देखिए, चारों आपको समझ में आ जाएंगी। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो इस तरह से पूछा जाएगा या तो इसमें न्यूमेरिकल के तौर पर इसको पूछा जाएगा। तो अगर आपको सारी इक्वेशंस याद होंगी तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रिकॉर्ड द बैंक चार्जेस इन द कंपनीज बुक इफ द बैंक हैज डायरेक्टली चार्ज द बैंक चार्जेस। यदि बैंक ने बैंक शुल्क को सीधे वसूल किया है तो बैंक के शुल्क को आप कंपनी की बही में कैसे दर्ज करेंगे? यानी कि बैंक ने डायरेक्टली क्या किया है, अपना जो बैंक मेंटेनेंस चार्जेस लेती है या बैंक फी लेती है तो उसने डायरेक्टली ले ली है आपके अकाउंट से, क्योंकि आपको ऑटोमेटिक वो तो जो है कट जाती है, हम लोग को अलग से पे नहीं करना पड़ता। तो अब आप अपने जो अकाउंट्स बना रहे हैं, बुक्स बना रहे हैं, तो वहाँ पर उसे कैसे हम दिखाएंगे, उसकी एंट्री क्या होगी ये पूछ रहा है। तो उसकी एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर जो बैंक चार्जेस हैं वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बैंक चार्जेस बैंक ने लिए हैं उसको हम डेबिट कर देंगे और जो टू बैंक अकाउंट है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर इस चीज का ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कभी कभी आंसर की जो इसमें दे रखी होती है यूथ में वो थोड़ी सी गड़बड़ होती है। यहाँ पर उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो करेक्ट दिया है, लेकिन यहाँ पर आंसर उन्होंने बी लिख दिया है, जो कि ए हो जाएगा आपका।
तो जब भी इसकी बुक को सॉल्व करिए, पहले मैं बता चुकी हूँ कई बार इसमें मिस्टेक्स होती हैं, तो उन मिस्टेक्स को पढ़ लिया करिए, एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लीजिए जिससे कि कंफर्म हो जाए आपको आंसर। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज डेबिटेड इन द मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। निम्नलिखित में से किस खर्च को प्रबंधन के खर्च के लाभ और हानि वाले खाते में नाम किया जाता है? ऑफिस सैलरीज, डिस्काउंट ऑन बिल्स, एडवर्टाइजमेंट या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा एक्सपेंस को जो प्रबंधन होता है यानी कि जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं उसके नाम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। ऑफिस सैलरीज जो होती हैं उनको हम, जो ऑफिस में सैलरी दी जाती है वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही दिखाते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ये हो रहे हो कि बाकी की बात क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि ये भी एक्सपेंस और ये भी दिखाए जाते हैं। यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर प्रबंधन के खर्च के रूप में मैनेजमेंट एक्सपेंसेस की बात की जा रही थी। तो मैनेजमेंट जो होता है कौन करता है, जो ऑफिस एम्प्लॉयज होते हैं वो सारे काम मैनेजमेंट के देख रहे होते हैं, तो उसके अंडर में ही ऑफिस सैलरीज आती है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ ऑफिस सैलरीज की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ABC Private Limited was incorporated on January 1st, year 2017 with ₹5 lakh from the issuance of stock and borrowed funds of ₹75,000. During the first year of operations, net income was ₹25,000. On December 15, ABC paid ₹2,000 cash dividend. No additional activities affected equity in year 6. At December 31st, year 6, ABC liabilities had increased to ₹94,000. In ABC's December 31st, year 6 balance sheet, total assets should be reported at। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABC प्राइवेट लिमिटेड थी जो 1 जनवरी 2017 को स्टॉक उसने 5 लाख के जारी किए थे और 75,000 का धन उधार लिया था, उसके साथ शुरू करी गई थी। तो संचालन के जो पहला वर्ष था उस दौरान उसे शुद्ध आय 25,000 की हुई थी। 15 दिसंबर को ABC ने 2,000 का नगद लाभांश का भुगतान किया। 6 वर्ष में यानी कि छठे वर्ष जो उसका आया तो वहां पर क्या हुआ, कोई अतिरिक्त निष्पक्ष गतिविधियां प्रभावित नहीं हुई। 31 वर्ष को छठे वर्ष में एबीसी को की देनदारियां जो थी बढ़कर के 94,000 हो गई। 31 दिसंबर वर्ष 6 तुलना पत्र में कुल संपत्ति की सूचना दी जानी चाहिए, कितनी एसेट उसकी होगी ये आपसे पूछ रहा है, टोटल एसेट कितनी बची होगी ये करेक्ट आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इनिशियल इक्विटी जो थी वो 5 लाख की थी, उसने बोरो कितनी की थी 75,000 की। नेट इनकम है उसकी 25,000, उसने डिविडेंड दिया है 2,000 का। चेंज इन लायबिलिटी, अब लायबिलिटी में क्या चेंजेस आए ये देखना है हमको। 94,000 जो उसने आपकी बता रहा है कि लास्ट में बची है 94,000 और माइनस कर देंगे उसमें से जो उसने बोरोड फंड किए हैं यानी कि जो उसने पहले से उधार लिए थे 75,000 के, तो अब जो है वो 19,000 की उसकी क्या हो जाएगी 19,000 की लायबिलिटी होगी। तो अब अगर हम उसकी टोटल एसेट निकालते हैं तो कितनी आएगी 5 लाख की जो उसकी इक्विटी थी, जो 75,000 के उसने फंड लिए थे, 25,000 जो उसके पास नेट इनकम थी उसमें से उसने 2,000 डिविडेंड को पे किया है, तो अब उसके पास जो बचेगी 25 माइनस 2,000 और 19,000 जो अब उसकी जो लायबिलिटीज बढ़ गई है इंक्रीज हो गई, इसीलिए यहाँ पर 94,000 में से 75,000 को लेस किया गया था जिससे ये पता चल सके कि अब कितनी इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए और यहाँ पर से लेस हो जाएगा तो 23,000 आएगा, उस बार ये चारों आपके ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 6,17,000। तो अब उसकी करंट में टोटल एसेट कितनी है 6,17,000 हो जाएगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको निकालना है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर एसेट के बारे में कुछ कहा नहीं गया, तो आपको ये चीज पता होगी कि जो बैलेंस शीट होती है उसके दोनों साइड इक्वल होते हैं। तो अगर आपको टोटल लायबिलिटीज भी एक साइड की पता है पूरी एग्जैक्टली, तो आपकी उतना ही अमाउंट क्या होगा एसेट का भी होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख की, क्लोजिंग है 50,000 की, परचेज है 3 लाख का, कैरी इनवर्ड है 20,000 की। आपको क्या करना है, आपको वस्तुओं की लागत की गणना करनी है। प्रारंभिक माल है 1 लाख, अंतिम माल है 50,000, क्रय किया है 3 लाख का और आगत वाहन व्यय है 20,000 के। कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है इसको निकालना कि जो भी आपको क्या निकालनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको निकालने के लिए क्या करना है, ओपनिंग को, परचेजेस को और कैरेज इनवर्ड को ऐड कर दीजिए, उसमें से क्लोजिंग को लेस कर दिया, आपका आंसर निकल आएगा। कैसे निकालना है, यहाँ पर 1 लाख 3 लाख प्लस 20,000 माइनस 50,000 हो जाएगा। ये है इसका फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखिएगा, इसी के बेसिस पर ही निकाला जाता है। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3,20,000, 3,70,000। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कैरेट इनवर्ड दे रखा था इसलिए हमने शामिल किया, अगर आउटवर्ड होता तो यहाँ पर इसमें शामिल नहीं किया जाता। ये पहले भी प्रीवियस वीडियोस में आप लोग को मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज कॉल्ड। प्रत्यक्ष सामग्री और प्रत्यक्ष श्रम लागत के कुल को कहा जाता है, यानी कि अगर आपने डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को ऐड कर दिया तो अब जो कॉस्ट निकल करके आई वो क्या कहलाती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो जब भी आप डायरेक्ट की बात करेंगे, जहां पर भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा हो तो उसको ऐड करके प्राइम कॉस्ट ही निकल के आती है, मूल लागत। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डन अकॉर्डिंग टू लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो लिफो मेथड होता है वहां पर हम जो अंतिम शेष होता है उसका मूल्यांकन, उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं? अर्लीस्ट प्राइस पर, एवरेज प्राइसेस पर, लेटेस्ट प्राइसेस पर या फिर वेटेड एवरेज प्राइसेस पर? किस प्राइस पे करते हैं? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले ही बाहर जाएगा। यानी कि जैसे कि अगर आज से सपोज कर लीजिए मंथ स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से 30, सपोज कर लीजिए मार्च चल रहा है, 1 मार्च से 31 मार्च तक आपका मंथ है, तो 31 मार्च को जो सबसे आया था वो 1 अप्रैल को बाहर जाएगा, वो मटेरियल जो है वो इशू किया जाएगा। ये हो जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब। तो यहाँ पर किस प्राइस पे होगा? अर्लीस्ट प्राइस पे। सिंपल सी बात है, आज 31 है तो आज आपने जो परचेज किया उसको आप पहले 1 अप्रैल को कल ही निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी लेटेस्ट प्राइस ही तो चल रहा होगा ना मार्केट का, जिससे आपने परचेज किया था उसको आपने फौरन ही इशू कर दिया, तो अर्लीस्ट प्राइस पर। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, इसकी फुल फॉर्म भी जो है नोट कर लीजिएगा, पूछी जा सकती है। इज एन आइडेंटिफिकेशन नंबर साइन टू ऑल टैक्स पेयर्स इन इंडिया। द नंबर ऑफ अल्फान्यूमेरिक डिजिट्स इन अ पैन इज। जो पैन होता है जो कि भारत में सभी करदाताओं को दिया जाता है, एक पहचान संख्या है। अब तो सभी के पास पैन कार्ड होगा क्योंकि बैंक में भी अब पैन को लगाना जरूरी हो गया है, तो इस वजह से सभी के पास पैन कार्ड होगा। तो यहाँ पर कह रहा है जो पैन कार्ड होता है उसमें अचरांकीय अंक जो होते हैं वो कितने होते हैं, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो होते हैं वो डिजिट कितने होते हैं। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? वो टोटल आपके 10 डिजिट होते हैं। किस तरह से लिखा जाता है देखिए यहाँ पर बताया हुआ है, ABC। यहाँ पर जो 5 डिजिट हैं स्टार्टिंग के वो हो जाते हैं अल्फाबेट वाले, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं न्यूमेरिक नंबर, उसके बाद फिर अल्फाबेटिकल नंबर होते हैं। तो 6 जो हो जाते हैं वो हो जाएंगे आपके अल्फाबेटिकल नंबर और 4 जो हो जाते हैं वो न्यूमेरिक हो जाते हैं। टोटल मिलाकर 10 हो जाएंगे। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। अलग अलग भी पूछ सकता है कि कितने अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, कितने अल्फाबेटिकल होते हैं और कितने जो होते हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं, तो वो भी आपको क्लियरली पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग शैल बी अप्लाइड इन हॉस्पिटल्स। लागत की कौन सी विधि अस्पतालों में लागू की जाती है? प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रक्रिया लागत, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, प्रचालन लागत, जॉब कॉस्टिंग, कार्य लागत निर्धारण, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, अनुबंध लागत। तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि हॉस्पिटल्स जो होते हैं वहां पर क्या यूज किया जाता है, क्योंकि जो कॉस्टिंग, ऐसे तो आपको पता है कि कहीं तो कोई मटेरियल बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वहां पर तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रोसेस कॉस्टिंग लगा दो या फिर यूनिट कॉस्टिंग लगा दो। लेकिन कोई हॉस्पिटल है वहाँ कुछ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, वहाँ पर एक सर्विस दी जा रही है, सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, या फिर कोई इस तरह की फैक्ट्री है या इस तरह से कह सकते हैं जो आपके पैसेंजर्स जो आते जाते हैं, व्हीकल्स की सेवाएं दी जाती हैं, ट्रेन है, बस है, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पर सर्विस दी जा रही है, तो वहाँ पर कॉस्टिंग का यूज किया जाता है, तो वो हो जाती है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। प्रचालन या फिर इसको परिचालन लागत भी बोला जाता है, उसका यूज करते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जहां भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही होगी, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, सर्विसेज दी जा रही हैं, वहां पर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ही आती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस तरह के उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, गैस एजेंसीज हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, इन सब में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट GST। निम्नलिखित में से कौन GST को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश है? यहाँ पर दुनिया के पहले देश की बात हो रही है। इंडिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस। कौन सा है? तो फ्रांस वो पहला देश था जिसने पहली बार GST को इम्प्लीमेंट किया था। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कब लगा था? 1954 में फ्रांस में GST को लागू किया गया था। आज के टाइम में लगभग 160 देशों से ज्यादा देश हैं जो कि GST का यूज कर रहे हैं, फिर GST उनके यहाँ लगाया गया है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
वर्किंग कैपिटल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज, एक संगठन की कार्यशील पूंजी की गणना किस तरह की जा सकती है। तो जो वर्किंग कैपिटल निकाली जाती है उसका फॉर्मूला पूछा है आपसे, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट माइनस करंट एसेट। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, क्या होगा। कई बार मैं आप लोग को बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ उसे, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड कैश रिसीव्ड एंड एक्सपेक्टेड कैश पेमेंट इज, अपेक्षित नकदी रसीदों और अपेक्षित नकदी भुगतानों का कथन है। ऑपरेशन शेड्यूल, प्राइस शेड्यूल, रेगुलर बजट, कैश बजट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक्सपेक्टेड कैश जितना हमको मिलना है या फिर जो हमें पेमेंट करना है उसका जो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, तो वो स्टेटमेंट कहलाता है कैश बजट। सिंपल सी सिर्फ कैश की बात की जा रही है कि रिसीव हो रहा है और हम पेमेंट कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेड है यानी भविष्य के लिए है, फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर के लिए क्या बनाया जाता है, बजट बनाया जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ चेक फॉर ₹35,000 was received from Tata Motors but was erroneously credited to Mahindra Motors account. This is an example of, टाटा मोटर्स को 35,000 का चेक प्राप्त हुआ लेकिन गलती से उसको महिंद्रा मोटर्स के खाते में जमा कर दिया गया। ये उदाहरण है। ये आपको एरर बतानी है कि किस तरह की एरर हुई है। मिला किसको था, टाटा मोटर्स को, और जो किसके अकाउंट में दिखा दिया, जमा कर दिया महिंद्रा मोटर्स के। तो ये किस तरह की एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन या फिर एरर ऑफ कैलकुलेशन। किस तरह की है, एरर ऑफ कमीशन। ये भूल की त्रुटि है कि आप भूल गए कि किस में दिखाना था, चूक हो गई आपसे और आपने दूसरे में दिखा दिया। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके प्रिंसिपल नहीं है क्योंकि आपने डेबिट क्योंकि क्रेडिट करना था, आपने डेबिट कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। अगर इस तरह का होता तो प्रिंसिपल की गलती होती, यहाँ पर गलती हो जाएगी एरर ऑफ कमीशन की। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज, त्वरित अनुपात या एसिड परीक्षण अनुपात की गणना की जा सकती है। करंट एसेट अपॉन नेट सेल, करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट अपॉन लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट प्लस लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो जो होता है या फिर उसे हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, तरल अनुपात कहलाता है या फिर अम्ल तरल अनुपात कहलाता है। तो उसकी गणना किस तरह से की जाती है, क्वेश्चन ने पूछा। तो उसमें जब हम जो करंट एसेट होती है उसमें से इन्वेंट्री को लेस कर देते हैं और अपॉन में करंट लायबिलिटी आ जाती है। तो ये आपका लिक्विड एसेट भी लिखा हो सकता है जिसे शॉर्ट में LA लिखा जाता है। तो लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी जो निकाली जाती है वो आपकी क्या कहलाता है, क्विक रेशियो कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर ये आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 के वो कंप्लीट हो जाते हैं। बैच 1 और बैच 2 के दोनों ही मैंने पेपर अपलोड कर दिए हैं। आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, इससे आपको ये आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं। इसके अलावा जो आपके बाकी के प्रैक्टिस सेट थे वो कंप्लीट हो चुके थे। कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट आप लोग के चल रहे हैं, वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप अच्छी प्रिपरेशन है आप लोगों की। इसके अलावा अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं इसमें उसकी एक अलग से सीरीज में आप लोग के लिए ले आऊंगी, कुछ 100 क्वेश्चंस की, तो जिससे कि आपका एक क्विक रिवीजन पूरे सब्जेक्ट का हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।